फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन का एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी जो आगामी परीक्षाएं हैं, जिनका जो एम है, उसके तरफ आप धीरे धीरे ही सही मगर बढ़ रहे होंगे। विगत कुछ दिनों से हम लोग कोई वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि कुछ आवश्यक व्यक्तिगत कार्य में फंसे हुए थे और उसी के थ्रू अब हम जो है अपना अगला वीडियो आज हम लोग ला रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। आज के टॉपिक में से प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग का हो, टेट हो, सीटेट हो, सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। एनवायरनमेंट का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपने देख लिया था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण है क्या और पर्यावरण में कौन कौन से घटक शामिल किए जाते हैं। इन बारे पे हम लोग एक अच्छा चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कि पारिस्थितिकी क्या होता है और पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। आइए इसी को फिर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, इकोलॉजी पहले हम पारिस्थितिकी देखते हैं, फिर दूसरा टर्म मिलेगा हमको पारिस्थितिक तंत्र, उसको हम लोग देखेंगे। पारिस्थितिकी है क्या? पारि और स्थितिकी। पारि मतलब चारों तरफ, स्थिति की चारों तरफ से उसके स्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके मतलब किसके? पर्यावरण का टॉपिक है। तो पर्यावरण में या तो हम पेड़ पौधों की बात कर रहे होंगे या तो जीव जंतुओं की बात कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जीवधारियों के जो जीवधारी हैं, यानी पेड़ पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे, दोनों में जान है। तो जीवधारियों की जो रचना है और उनका जो निवास स्थान है, यानी कि वो कहाँ पे रहते हैं, निवास स्थान जिसको बोलते हैं हैबिटेट या वास स्थान, इनकी रचना पर और इनके वास स्थान पर उस वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए। कभी कभी तो होता क्या है, सीधा परिभाषा ही दे देते हैं कि पारिस्थितिक निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी होगा जीवधारी की रचना और वासस्थान। कभी कभी दे देंगे जीवधारी की रचना, कभी कभी किसी स्थान पर निवास करने वाले संपूर्ण जीवधारियों की संख्या। तो आप लोग यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे कि जीवधारियों की रचना और उनके वास स्थान, हैबिटेट, यानी कि जहाँ पर रहते हैं उस जगह पर आसपास के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। और ये अध्ययन सबसे पहले किया किसने था? तो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी का प्रयोग किया था, इसके बारे में एक अच्छा अध्ययन किया था। इसी कारण अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो पहला प्रश्न तो यहाँ से बनता है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? तो पारिस्थितिकी के जनक हैं अर्नेस्ट हैकेल। इकोलॉजी शब्द दिया किसने था? तो इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। कब दिया था? तो 1866 में दिया था। कब दिया था? 1866 में दिया था। कहाँ के थे? जर्मन के थे। पारिस्थितिकी कहते किसे हैं? तो जीवधारी की रचना और वास स्थान पर वातावरण के प्रभाव को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इतनी बातें हमें किसने बताई? हैकेल ने बताया। तो अगर पारिस्थितिकी इसे कहते हैं तो पारिस्थितिकी होते कितने प्रकार के हैं, हम ये जान लें। यानी इकोलॉजी के प्रकार कितने होते हैं, काइंड ऑफ इकोलॉजी, प्रकार। अब ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो एक है स्वपारिस्थितिकी या स्वयं पारिस्थितिकी और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी
इसको कहते हैं अटेको इकोलॉजी और इसको कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी, यानी कि स्वयं पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। ये क्या है? अभी आप देखिए, मान लीजिए ये कोई स्थान है, यहाँ पर कुछ जीव जंतु भी हैं, कुछ पर पेड़ पौधे भी हैं, कुछ जीव जंतु हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। अब यदि हम इस सारे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं में से किसी एक के बारे में अध्ययन करें कि इस वाले के ऊपर इस वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इसे कहते हैं स्वयं पारिस्थितिकी। यानी किसी स्थान विशेष पर किसी एक ही जीवधारी के ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम कहते हैं अटेको इकोलॉजी, यानी कि स्वपारिस्थितिकी। और जब हम अध्ययन करें कि नहीं भाई इस पूरे पर इस वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि पूरे जीव समुदाय पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तब उसको कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझना है, इसे रटना नहीं है। रटेंगे तो भूल जाएंगे, टेट में रटेंगे तो सुपर टेट में फिर रटेंगे, फिर भूल जाएंगे, है ना। तो रटना बिल्कुल नहीं है, समझिए। तो स्वयं पारिस्थितिकी समझ में आ गया कि जब किसी एक ही पौधे के बारे में अध्ययन करें या एक ही जीवधारी के बारे में अध्ययन करें। समुदाय पारिस्थितिकी समझ में आ गया कि नहीं भाई जब पूरे के ऊपर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समुदाय पारिस्थितिकी। अब कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं कि वो पारिस्थितिकी को संख्या के आधार पर नहीं बांटते, बल्कि उनके निवास स्थान के आधार पर बांटते हैं। निवास स्थान के आधार पर पारिस्थितिकी कितने प्रकार का होता है। यहाँ से प्रश्न हर टेट सीटेट के परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप यहाँ ध्यान जरूर देंगे। तो निवास स्थान के आधार पर भी पारिस्थितिकी को दो भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि भाई कोई कहाँ पर रहेगा, जीवधारी कहाँ पर रहते हैं, या तो वो जल में रहते हैं और या तो स्थल पे रहते हैं। यानी एक जलीय पारिस्थितिकी एक्वेटिक इकोलॉजी और दूसरा है स्थलीय पारिस्थितिकी टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। तो ये दो भाग में हम इनको बांट सकते हैं। अब आगे देखिए कि जल की बात जब करते हैं तो जल तो मुख्यतः दो प्रकार का होगा, एक मीठा जल होता है, एक खारा जल होता है। तो जलीय पारिस्थितिकी इस तरीके से दो भागों में बंट जाता है। किसमें किसमें? एक तो मीठा जल। मीठा जल को पारिस्थितिक तंत्र में यानी पर्यावरण में हम स्वच्छ जल बोल सकते हैं। तो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी यानी फ्रेश वाटर इकोलॉजी। और दूसरा जो आता है वो है खारे पानी। खारा पानी कहाँ होता है? समुद्र में, यानी हम कह सकते हैं कि सामुद्रिक पारिस्थितिकी। क्या बोलेंगे? सामुद्रिक पारिस्थितिकी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसका होता है? तो समुद्र का होता है। सबसे अस्थायी किसका होता है? तो समुद्र की जो पारिस्थितिक तंत्र होती है वो सबसे अस्थायी होती है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये है मैरीन इकोलॉजी यानी समुद्रिक पारिस्थितिकी, और ये है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी या फ्रेश वाटर। तो हम लोग जो है ये जान गए इतने कि निवास स्थान के आधार पर दो भाग में बांटा गया, एक तो जलीय एक तो स्थलीय पारिस्थितिकी। भाई या तो जल में रहेंगे या तो स्थल पे रहेंगे। अब जल में हमने बताया कि जल भी दो प्रकार के मिलेंगे, एक तो मीठा जल जिसको हम स्वच्छ जल बोलते हैं, और एक खारा जल जो समुद्र में पाया जाता है, यानी कि एक मैरीन इकोलॉजी और एक क्या होगा, फ्रेश वाटर इकोलॉजी। अब स्वच्छ जल आप लोग बताइए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहली बात, स्वच्छ जल पाया जाएगा नदी में यानी रिवर में पाया जाएगा। दूसरा पाया जाएगा तालाब में यानी कि पौंड में पाया जाएगा। तीसरा आपका पाया जाएगा झीलों में भी पाया जाएगा। तो इन तीनों में स्वच्छ जल के जीवधारी रहते हैं और स्वच्छ जल वाले पेड़ पौधे भी रहते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कैसे बनेगी, इसको हम लोग अभी बिल्कुल देख रहे हैं। और खारे जल में तो समुद्रिक ही होते हैं, तो वहाँ पर जो सामुद्रिक पारिस्थितिकी है, जो खारे पानी में जो है रह सकते हैं जीवधारी, वे रहते हैं।
बात स्थलीय की करते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। स्थल मतलब जमीन। अब जमीन पे कुछ भूभाग पर तो घास पाया जाता है, यानी घास मैदान वाले पारिस्थितिकी, ग्रासलैंड इकोलॉजी इनको बोलेंगे। दूसरा, घास के अलावा क्या पाया जाता है पृथ्वी पर, तो वन पाए जाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट इकोलॉजी। अब वन के अलावा कुछ भाग पर क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, यानी कि डेजर्ट इकोलॉजी, मरुस्थल पाए जाएंगे। अब इसके बाद कुछ जगहों पर भाई कुछ पे घास हो गया, कुछ पे वन हो गया, कुछ पे मरुस्थल हो गया, अरे तो कुछ ऐसी भी ज़मीन होगी जिस पे खेती की जाती होगी, फसल उगाया जाता होगा, यानी फसल उत्पादन वाले जगह, फसल उत्पादन यानी फसल युक्त, यहाँ पर लिख लेंगे फसल युक्त ज़मीन पर जो पारिस्थितिकी पाई जाती है। यहाँ से ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। 4 विकल्प देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। तो मानव घास के मैदान नहीं लगाता, मानव वन नहीं लगाता, पेड़ लगाता है, मानव मरुस्थल नहीं बनाता, लेकिन मानव फसल तो उगाता है। तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, फसल युक्त। इधर भी नहीं होगा मानव निर्मित कोई, ये सारे क्या हैं, जलीय। और कैसे जलीय, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी हैं, इधर स्थलीय पारिस्थितिकी हैं। तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई कि निवास स्थान के आधार पर कैसे बांटते हैं इनको, और जो है प्राकृतिक रूप से इनको कैसे बांटा गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनको हम देखते हैं। यहाँ से जो आपके राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उनमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और संघ लोक सेवा आयोग में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि ये टेट और सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेसिकली उन्हीं के लिए ही महत्वपूर्ण है, ये वो अपना ध्यान में रखेंगे। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इन कारकों को हम 4 भागों में बांट देते हैं। पारिस्थितिकी को प्रभावित सबसे पहले कौन करेगा, उस स्थान की जलवायु। क्या करेगा, उस स्थान का जो क्लाइमेट होगा, जलवायु सबसे पहले प्रभावित करता है। जलवायु के बाद क्या आता है, जलवायु के बाद की बात करते हैं तो उस स्थान की जो मृदा होगी, मिट्टी कैसी है, भाई मिट्टी पे निर्भर करता है। अभी पता चला अगर मरुस्थलीय मिट्टी है तो वहाँ के पेड़ पौधे कैसे होंगे, कांटेदार होंगे, वहाँ पे ऊंट पाए जाएंगे, है ना। तो मृदा पर भी ये निर्भर करता है कि वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होगा। उसके बाद जो निर्भर करता है वो है कि उस जगह की आकृति कैसी है, यानी कि स्थलाकृति कैसी है। भाई अगर कोई स्थान बहुत ऊंचा है तो बहुत ऊंचाई पर तो शंकुधारी वन पाए जाएंगे, है ना, बबूल के पेड़ तो वहाँ पाए जाएंगे नहीं। और अगर कोई बहुत ढलान में है तो उस पे दूसरी तरीके के पेड़ पौधे और जंतु पाए जाएंगे। कोई मैदानी भाग है उस पे दूसरे पाए जाएंगे, यानी कि जो स्थलाकृति है उसका भी प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है जैविक। जैविक मतलब कि वहाँ पर किस प्रकार के जीव, छोटे या बड़े, उपलब्ध हैं, वे भी पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो कितने कारक हुए, 4। जलवायु, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। 3 कोई दूसरा विकल्प देगा, एक इसमें से उठा के दे देगा। तो यहाँ से आप ध्यान में रखिए, कभी कभी कहेगा सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा सब प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर ये प्रभावित होगा तो ये भी प्रभावित हो जाएगा, ये प्रभावित होगा, ये भी प्रभावित हो जाएगा, तो ये भी प्रभावित हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं
अब एक एक करके कि जलवायु को कौन प्रभावित करता है, जलवायु कैसे प्रभावित होता है। तो जलवायु में पहली बात आती है प्रकाश की। प्रकाश, भाई अगर धूप तेज है तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो तेज धूप में ज़्यादा वृद्धि करते हैं, जैसे सागौन ले लीजिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको वृद्धि करने के लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए, जैसे कि सूरजमुखी ले लीजिए। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको अगर धूप नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, जैसे कि टमाटर ले लीजिए, टमाटर का पौधा है ना। कहने का मतलब है जो प्रकाश है वो प्रभावित करता है। दूसरा कारक आता है तापमान, टेम्परेचर भी जलवायु को प्रभावित करता है। जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है, तो प्रकाश प्रभावित करता है, तापमान भी प्रभावित करता है। तापमान उस स्थान का जितना ज़्यादा होगा उस स्थान की जो जलवायु होगी उतना ज़्यादा उष्ण होगी। हम पढ़ते हैं ना कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्ष में तापमान सदैव बहुत ऊंचा होता है, तो तापमान अधिक होगा तो जलवायु उष्णकटिबंधीय चली जाएगी। अब तीसरी जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आती है वो है वर्षा। वर्षा अधिक होती है या कम होती है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। चौथा जो कारक है, अभी हम बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। चौथा जो कारक है वो है वायु, यानी कि हवा। ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब इसमें से प्रश्न इसी तरह से पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु को प्रभावित करता है या कौन सा नहीं प्रभावित करता है। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको याद है कि नहीं प्रकाश तो भाई प्रकाश तो करता ही है, तापमान वो करता ही है, वर्षा वो करता ही है, और जो वायु है, वायु की दिशा है, वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब दूसरी बात आती है मृदा, मिट्टी। मिट्टी को कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो मिट्टी में कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मिनरल मैटर्स जिनको बोलते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे, मिनरल मैटर। दूसरा जो है इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा जो होता है वो कौन प्रभावित करता है मिट्टी को, शैवाल प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करते हैं, शैवाल प्रभावित करते हैं मिट्टी को। चौथा कौन प्रभावित करते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में पाए जाते हैं, वो भी मिट्टी को प्रभावित करते हैं। और मिट्टी की आपस में क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, वो भी जो है प्रभावित करते हैं मिट्टी को। इतनी चीज़ें मृदा को प्रभावित करती हैं। अब मृदा को कौन कौन प्रभावित करते हैं, तो उसमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, उसमें पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ, शैवाल और मृदा अभिक्रिया। अभी अगर यही 4 विकल्प दिया जाए, पूछा जाए इनमें से कौन मृदा को प्रभावित नहीं करता, तो 90% लोग बोलेंगे शैवाल तो प्रभावित नहीं करता। शैवाल भी मृदा को प्रभावित करता है। अगला है स्थलाकृति, उस स्थान की आकृति कैसी है। तो आकृति 3 प्रकार की हो सकती है, या तो बहुत ऊंचा जगह होगा यानी ऊंचाई प्रभावित करती है, या तो बहुत नीचा जगह होगा यानी कि ढलान प्रभावित करती है, और या तो वो मैदानी जगह होगा तो मैदान भी प्रभावित करता है। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब बात आती है ये जैविक इफेक्ट क्या है। भाई बायोटिक इफेक्ट जानते हैं कि क्या है और कैसे प्रभावित करते हैं बायोटिक इफेक्ट जो है इकोलॉजी को। तो जैविक में सबसे पहले आते हैं कुछ सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। ये जैविक को प्रभावित करते हैं। अब इनके बाद सूक्ष्म जीवों के बाद में आ जाता है कवक, इनको फंगी बोलते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं। कवक के बाद आते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ये सब किस में आएंगे भाई, जैविक बायोटिक में ही तो आते हैं। ये भी प्रभावित करते हैं पारिस्थितिक तंत्र को। इनके अलावा कुछ पैरासाइट होते हैं यानी कि परजीवी। परजीवी कौन होते हैं, जो भाई दूसरे के भरोसे पे जिंदा रहेंगे, वे हैं परजीवी, पैरासाइट। ये भी प्रभावित करते हैं। अब कुछ हैं दूसरे के भरोसे पे नहीं जिंदा रहते लेकिन उनके साथ साथ जिंदा रहते हैं, यानी कि सहजीवी बोलेंगे, सिम्बायोटिक, ये भी प्रभावित करते हैं।
अच्छा, कुछ लोग क्या हैं कि दूसरे जब मर जाते हैं तब उनके ऊपर जिंदा रहते हैं, कुकुरमुत्ता, है ना, तो उनको कहते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। यानी मृतोपजीवी जो होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं, सहजीवी प्रभावित करते हैं, परजीवी प्रभावित करते हैं, जीवाणु प्रभावित करते हैं, कवक प्रभावित करते हैं, सूक्ष्म जीव भी प्रभावित करते हैं। अब इनके अलावा एक तत्व है अधिपादप। अधिपादप क्या है? आप ये नहीं समझेंगे कि आधा पादप मतलब आधा पौधा, नहीं। अधिपादप का मतलब वो होता है वे पौधे, आप कभी कभी देखे होंगे कि किसी किसी वृक्ष पर किसी दूसरे प्रजाति के वृक्ष उग जाते हैं, होता नहीं है, जैसा कि आप आम वगैरह पर देखते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अधिपादप। अधिपादप क्या होते हैं कि जब किसी प्रजाति के पौधे पर कोई दूसरा पौधा उग जाता है लेकिन वो अपना भोजन खुद बनाता है तो उसे अधिपादप कहते हैं। और इनके अलावा एक और हैं, वे हैं कीटभक्षी पौधे। कौन है? कीटभक्षी पौधे। जैसे कौन से हैं कीटभक्षी? कोई एक पौधा जानते हैं? बताइए। ड्रासेरा कीटभक्षी पौधा, ये इस बार भी टेट में पूछा गया था। अब यहाँ से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाए, इतना आपको तैयार करना है इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।